Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, आज हम सितारा पेट्रोलियम लिमिटेड SPSL के उस सच का पोस्टमार्टम करेंगे जो उनके 239 पेज के प्रोस्पेक्टस में कहीं छुपा हुआ है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की गहराई में उतरेंगे। अक्सर लोग प्रोस्पेक्टस से इसलिए घबराते हैं और पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उसमें बुक बिल्डिंग, OMC लाइसेंस वगैरह जैसे मुश्किल अल्फाज होते हैं जो आम आदमी के सर के ऊपर से निकल जाते हैं। इस वीडियो में मैं उन तमाम ट्विस्टी वर्ड्स को लेमैन अंदाज में आपके सामने बयान करूंगा। हम देखेंगे कि एक पेट्रोल पंप चलाने वाली कंपनी 122 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और क्या इस IPO में दाखिल होना सही फैसला हो सकता है। तो आए सबसे पहले चलते हैं उसके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस क्या चीज़ है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्निकली जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है तो उसे SEC और PSX को एक डिटेल रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ड्राफ्ट का मतलब है कि अभी ये अवाम के कमेंट्स के लिए रखा गया है ताकि कोई भी इस पर सवाल उठा सके। इस डॉक्यूमेंट का हर लफ्ज़ लीगल बाइंडिंग होता है, यानी कंपनी झूठ नहीं बोल सकती। लेमन लैंग्वेज में कहें तो ये कंपनी का एक्सरे है जो उसकी हर बीमारी और हर ताकत को जाहिर करता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि IPO फाइनलाइज हो गया है? तो उसका जवाब है कि नहीं। अभी ये पब्लिक और रेगुलेटर्स के रिव्यू में है, इसके बाद फाइनल अप्रूवल मिलती है। तो चलिए इसके बिजनेस मॉडल की तरफ चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स की तरफ। उसके लिए चले मेरे साथ पेज नंबर 33 पे। देखिए, SPSL सिर्फ एक पेट्रोल पंप चलाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये लॉजिस्टिक्स और रिटेल का एक बड़ा नेटवर्क है। कंपनी फ़िलहाल 61 फ्यूल स्टेशंस गो के नाम से, यानी गैस एंड ऑयल पाकिस्तान के ब्रांड नेम से चला रही है। इनका असली बिजनेस दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तेल की रिटेल सेल और दूसरा उसकी ट्रांसपोर्ट। इनके पास 320 टैंकर्स का अपना फ्लीट है जो पूरे पाकिस्तान में फ्यूल सप्लाई करता है। फंडामेंटल्स के लिहाज से ही कंपनी सप्लाई चेन पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है, जो इसे आम डीलर से अलग बनाती है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या SPSL का अपना कोई तेल का ब्रांड है? तो उसका जवाब ये है कि फ़िलहाल नहीं। ये गो के लाइसेंस पर काम कर रही है, मगर इनका प्लान अपना ब्रांड लॉन्च करने का है। अब चलते हैं इनकी बुक बिल्डिंग और फ्लोर प्राइस मैकेनिक्स, यानी वापस ज़रा टेक्निकल्स की दुनिया में आते हैं। उसके लिए चलिए मेरे साथ पेज नंबर 2 पे। ये आपके सामने इशू साइज और उसकी मेथड है। ये कंपनी के 168 मिलियन शेयर्स जो वो बेच रही है, उसकी बुक बिल्डिंग के ज़रिए। बुक बिल्डिंग का मतलब है कि ऑक्शन या बोली लगाना। यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स मिलकर शेयर की कीमत तय करते हैं। कंपनी ने फ्लोर प्राइस 13.50 रुपीज़ रखी है, 13.5 रुपये, यानी इससे कम पर कोई बिड नहीं लग सकती। टेक्निकली इस कीमत में 1 रुपये शेयर की असली कीमत है और 12.5 रुपये प्रीमियम है जो कंपनी अपनी ब्रांडिंग और एसेट्स की वजह से मांग रही है। ये मेथड इंश्योर करता है कि शेयर की कीमत मार्केट की डिमांड के मुताबिक तय हो। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोली यानी बिड लगा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ स्ट्राइक प्राइस पर अप्लाई करते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स तय करते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, इनका एक्सपेंशन प्लान।
2.2 बिलियन का इनका जो एक्सपेंशन प्लान है उसे ज़रा समझते हैं। तो आपका पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, कंपनी इस आईपीओ से हासिल होने वाले 56% पैसा गट्टी फैसलाबाद का एक इलाका है, उसमें एक बड़ा स्टोरेज टर्मिनल बनाने पर खर्च करेगी। बाकी पैसा नए पेट्रोल पंप्स और मज़ीद टैंकर्स ख़रीदने में इस्तेमाल होगा। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओगरा के कानून के मुताबिक अपना स्टोरेज टर्मिनल होना ओएमसी लाइसेंस के लिए लाजमी है। अगर ये टर्मिनल बन जाता है तो कंपनी की मलकियत और मुनाफा दोनों बढ़ जाएंगे। ये एक्सपेंशन कंपनी को एक लोकल डीलर से उठाकर एक नेशनल प्लेयर बना देगा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि स्टोरेज टर्मिनल बनाना क्यों ज़रूरी है? जवाब यह है कि ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बनने के लिए हुकूमत की शर्त है कि आपके पास अपना तेल जमा करने का गोदाम होना चाहिए। यह आपके सामने इसकी यूज़ ऑफ प्रोसीड्स की डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। तो आप समझते हैं इनका जो रेवेन्यू एक्सप्लोजन है, यानी 122 बिलियन का माइलस्टोन, आम जबान में, आम नहीं, ख़ास जबान में फाइनेंशियल्स उनकी तरफ चलते हैं। चलिए मेरे साथ पेज नंबर 162 पे, और इससे आगे ये सब कुछ हमें नज़र आता है। देखिए, फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसपीएसएल के नंबर्स हैरान कन है। फिस्कल ईयर 2025 में इनका रेवेन्यू 122.7 122.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के यानी 2024 के मुकाबले में 200% से ज़्यादा का इजाफा है। इतनी बड़ी सेल्स वॉल्यूम दिखाती है कि इनके पास पंप्स पर तेल की खपत बहुत ज़्यादा है। फाइनेंस की ज़बान में टॉप लाइन का बढ़ना कंपनी की मार्केट पावर को जाहिर करता है। इतना बड़ा रेवेन्यू हैंडल करना दिखाता है कि इनका सिस्टम और मैनेजमेंट अब बड़े लेवल के लिए तैयार है। तो यहाँ सवाल जहन में ये आता है कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ 61 पंप यानी 61 पंप से कैसे आ रहा है? तो उसका जवाब यह है कि इसमें रिटेल सेल्स के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और बल्क ट्रांसपोर्ट का रेवेन्यू भी शामिल है। यह आपके सामने इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की सारी सेटलमेंट की डिटेल्स हैं। तो चलते हैं अब इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टर्न अराउंड की तरफ। देखिए, सबसे ट्विस्टी बात यह है कि 2024 में प्रॉफिट सिर्फ 221 मिलियन था, जो 2025 में जंप करके 3.25 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो गया। ये तकरीबन 1300%, 1300% का इजाफा है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग या गोल्ड माइन हो सकता है। फाइनेंस की ज़बान में इसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं, यानी जब सेल्स एक मखसूस हद से बढ़ती हैं तो प्रॉफिट तेज़ी से जंप करता है। कंपनी ने अपने मार्जिन्स को बेहतर किया और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से भारी मुनाफा कमाया। इतना बड़ा प्रॉफिट जंप ही इस आईपीओ की असली अट्रैक्शन है। तो यहाँ जहन में सवाल ये आता है कि क्या ये प्रॉफिट हर साल इतना ही रहेगा? तो उसका जवाब ये है कि ये फ्यूल प्राइसेस और इन्वेंट्री गेन पर डिपेंड करता है। इसलिए हर साल 1300% यानी 1300% ग्रोथ की उम्मीद लगाना गलत होगा। अब चलते हैं इसके फ्लीट लॉजिस्टिक्स की तरफ, जो इसकी एक साइलेंट बैकबोन है। उसके लिए आते हैं हम पेज नंबर 43 पे। देखिए, एसपीएसएल के पास 320 स्पेशलाइज्ड टैंकर्स हैं जो जीपीएस के साथ लिंक्ड हैं। ये टैंकर सिर्फ तेल ट्रांसपोर्ट नहीं करते, बल्कि कंपनी के लिए एक एसेट बेस हैं जो इनकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाते हैं। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से अपनी ट्रांसपोर्ट होना सप्लाई चेन के रिस्क को ख़त्म कर देता है। इनका लॉजिस्टिक्स सेगमेंट ना सिर्फ अपने पंप्स को सर्विस देता है, बल्कि दूसरी कंपनीज को भी हायर पर दिया जाता है। ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को पेट्रोल की कीमतों पर इन्हिसार करने से बचाती है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि टैंकर्स का फ्लीट होना क्यों अहम है? तो उसका जवाब यह है कि इस ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कैरेज कॉस्ट, बचता है और कंपनी को हर लीटर पर एक्स्ट्रा मुनाफा मिलता है।
तो अब आते हैं पी ई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, और वैल्यूएशन डिस्काउंट पे। उसके लिए चलिए मेरे साथ आप पेज नंबर 81 पे। देखिए टेक्निकली क्या 13.50, ₹13.5 सस्ता है या महंगा? एस पी एस एल का पी ई, प्राइस टू अर्निंग रेशो, फ्लोर प्राइस पर सिर्फ 3.93% बनता है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 8.52% है। यानी ये शेयर आपको 54% डिस्काउंट पर मिल रहा है। फाइनेंस में पीई रेशियो ये बताता है कि आप ₹1 कमाने के लिए कंपनी को कितने पैसे दे रहे हैं। इतना कम पीई रेशियो दिखाता है कि शेयर की कीमत उसके मुनाफे के मुकाबले में बहुत ही कम रखी गई है, ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। तो यहाँ जहन में फिर ये सवाल उठता है कि कम पीई रेशियो का मतलब हमेशा अच्छा शेयर होता है क्या? तो उसका जवाब है कभी हाँ कभी ना। मगर आपको देखना पड़ता है कि प्रॉफिट रियल है या सिर्फ वन टाइम अकाउंटिंग गेन है। अब चलते हैं इसके ओएमसी लाइसेंस स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरफ। उसके लिए चलिए मेरे साथ आप पेज नंबर 26 पे। देखिए एसपीएसएल का असली विजन फिस्कल ईयर 2028 तक अपना ऑयल मार्केटिंग कंपनी ओएमसी लाइसेंस हासिल करना है। फिलहाल ये गो के ब्रांड पर डिपेंड करते हैं, मगर लाइसेंस मिलने के बाद ये अपना ब्रांड सितारा लॉन्च कर देंगे। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ये कंपनी की डेस्टिनी बदल देगा। ओएमसी बनने के बाद कंपनी को रिटेल मार्जिन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन भी मिलेगा। ये लाइसेंस भी वो अल्फा है जिसके लिए इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो यहाँ जहन में सवाल आता है कि ओएमसी लाइसेंस मिलने में कितना वक्त लग सकता है। तो उसका जवाब ये, कंपनी का टारगेट 2028 है, मगर ये ओगरा की अप्रूवल्स और स्टोरेज टर्मिनल्स की कंप्लीशन पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं इसकी डेट और लायबिलिटीज की तरफ। उसके लिए आप चलिए मेरे साथ पेज नंबर 89 पे। देखिए हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। एस पी एस एल पर 11.2 11.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की लाइबिलिटीज़ हैं। इसमें से बड़ा हिस्सा बैंक लोन्स और लीजेस का है, जो टैंकर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया है। फाइनेंस चार्जेस यानी सूद का बोझ 1.2 बिलियन, 1.2 अरब रुपए है, जो इनकी नेट प्रॉफिट को खा सकता है अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से इतना डेट होना एक रिस्क फैक्टर है, जो प्रोस्पेक्टस के रिस्क सेक्शन में आपके सामने मेंशन किया गया है। इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि क्या कंपनी का कैश फ्लो इतना है कि वो किस्तें आसानी से अदा कर सकें। तो यहाँ पे जहन में एक सवाल उठता है कि क्या डेट कंपनी को डुबा सकता है? उसका जवाब है अगर रेवेन्यू कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं, तो हाँ, हाई डेट हमेशा खतरनाक होता है। अब चलते हैं सिंगल सप्लायर डिपेंडेंसी, द गो फैक्टर। उसके लिए चलिए आप मेरे साथ पेज नंबर 88 पे। देखिए एसपीएसएल का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इनका 100% तेल सिर्फ एक कंपनी, गो गैस एंड ऑयल पाकिस्तान से आता है। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से इसे कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। अगर गो के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़राब होता है, तो गो को कोई फाइनेंशियल मसला होता है, तो सितारा पेट्रोलियम का बिजनेस एक ही दिन में रुक सकता है। प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि ये डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए ही ओएमसी लाइसेंस ज़रूरी है। जब तक लाइसेंस नहीं मिलता, एसपीएसएल की कमान गो के हाथ में है। तो यहाँ जहन में फिर एक सवाल उठता है कि क्या गो के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल है इनका? तो उसका जवाब है कि हाँ, फिलहाल तो हाँ, मगर कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिन्यूअल और टर्म्स पर डिपेंड करते हैं, जो एक रिस्क फैक्टर तो जरूर है। अब चलते हैं इसके प्री आईपीओ प्लेसमेंट की तरफ, स्मार्ट मनी एंट्री, टेक्निकल की दुनिया में वापस चलते हैं पेज नंबर 2 पे। एक दिलचस्प टेक्निकल पॉइंट यहाँ ये है कि आईपीओ से पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 111.9 111.9 मिलियन शेयर्स
14.85 14.85 रुपीज़ पर बेचे गए हैं। अब सोचें, बड़े इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी, इदारे, इंस्टीट्यूशंस ने 14.85 14.85 रुपये दिए हैं, जबकि आपको फ्लोर प्राइस 13.50 रुपीज़ 13.50 रुपये ऑफर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ने इस शेयर की कीमत फ्लोर प्राइस से ज़्यादा लगाई है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि उन्हें शेयर का सस्ता हिस्सा मिल रहा है। ये प्लेसमेंट दिखाती है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर पर यकीन है। तो यहाँ जहन में सवाल तो आता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या कोई फ़ायदा होता है? तो उसका जवाब है, इससे कंपनी का आईपीओ से पहले ही पैसा मिल जाता है और मार्केट में शेयर की डिमांड अंदाजे से ज़्यादा हो जाती है। तो फिर आगे जहन में ये आता है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी डिविडेंड पॉलिसी, री इन्वेस्टमेंट वर्सेस पे आउट, क्या तरीका कार है। तो चलते हैं वापस फाइनेंशियल की दुनिया में। उसके लिए आ जाइए पेज नंबर 178 पे। अगर आप हर महीने मुनाफा यानी डिविडेंड चाहते हैं तो शायद ये शेयर आपके लिए नहीं है। कंपनी ने वाजे किया है कि अगले कुछ साल तक वो डिविडेंड नहीं देंगे, बल्कि सारा मुनाफा बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के मुताबिक ग्रोथ कंपनी शुरू में पैसा अपने पास ही रखती हैं ताकि एक्सपेंशन तेज़ी से हो सके। आपको फ़ायदा डिविडेंड की सूरत में नहीं, बल्कि कैपिटल गेन, कीमत बढ़ने की सूरत में मिलता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबे अरसे के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। तो आपके जहन में ज़रूर सवाल उठ रहा होगा कि डिविडेंड कब तक मिलने की उम्मीद है। तो उसका जवाब यह है कि जब कंपनी ओएमसी बन जाएगी, एक्सपेंशन मुकम्मल हो जाएगी, तभी डिविडेंड की उम्मीद रखी जा सकती है। अब चलते हैं इसके वर्किंग कैपिटल और ट्रेड डेट्स की तरफ। उसके लिए आ जाइए मेरे साथ आप पेज नंबर 163 पे। प्रोस्पेक्टस में एक ट्विस्ट है। ट्रेड डेट्स जो 6.3 बिलियन 6.3 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। ट्रेड डेट का मतलब है कि वो तेल जो कंपनी ने उधार पर बेचा है और अभी पैसा वापस आना बाकी है। फाइनेंस की ज़बान में इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, क्योंकि अगर ये पैसा वक्त पर ना आया तो कंपनी को रोज़मर्रा के खर्चे चलाने मुश्किल होगी। कंपनी को अपनी रिकवरी तेज़ी से करनी होगी ताकि कैश फ्लो बरकरार रहे। इन्वेस्टर को बैलेंस शीट में हमेशा देखना चाहिए कि कैश कितना है और उधार कितना। तो यहाँ सवाल यह है कि उधार बढ़ने से क्या नुकसान होता है। तो उसका जवाब यह है कि इससे कंपनी को बैंक से मज़ीद लोन लेना पड़ता है, जिस पर सूद देना पड़ता है, जो प्रॉफिट को कम करता है। फाइनल वर्डिक्ट क्या? फाइनल वर्डिक्ट तो यह है कि 50-50 स्ट्रैटेजी। आखिरी बात, क्या सितारा पेट्रोलियम का आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए? फंडामेंटल लिहाज से कंपनी ग्रोथ फेज में है और पीई रेशियो सस्ता है, मगर डेट और सप्लाई रिस्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिकमेंडेशन हो सकती है कि अगर आप रिस्क टेकर हैं तो फ्लोर प्राइस के करीब बिड लगाना एक अच्छा फैसला हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को चाहिए कि वो स्ट्राइक प्राइस फाइनलाइज होने का इंतज़ार करें। याद रखें, आईपीओ हमेशा रिस्की होता है, इसलिए सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसकी आपको फ़ौरन ज़रूरत नहीं। आखिरी सवाल, क्या ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है? तो उसका जवाब है हाँ। अगर आप 3 से 5 साल रुक सकते हैं जब तक ये ओएमसी नहीं बन जाते, तो ये एक बेहतरीन बेट हो सकती है। अगर आपको ऐसे ही डेटा बैक्ड एविडेंस बेस्ड एनालिसिस पसंद है तो नाइल.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी ट्रेडिंग।